सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रोन चलन एजुकेशन वायरस एंड माय नेम इज निखिल कुमार। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हमेशा की तरह। क्यों गाइस, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ साइंस का चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जी हाँ गाइस, इससे पहले के दो चैप्टर, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स के मैंने शॉर्ट समरी डाल रखी है अपने चैनल पे और प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख लेना गाइस। अगर आपने अभी तक उन दोनों को नहीं देखा तो पहले उन दोनों वीडियोस को देख लेना, देन उसके बाद आप इस वीडियो को देखना। और बाकी मैं उन दोनों वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। तो अगर आप क्लास 10th में हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी स्टार्टिंग से एंड तक देखना। और इस वीडियो में मैं मेटल्स और नॉन मेटल की शॉर्ट समरी बताने वाला हूँ। वीडियो लगभग 25 से 30 मिनट तक की हो सकती है, लेकिन बहुत ही काम की रहेगी आपके लिए वीडियो, तो इसलिए वीडियो पूरी स्टार्टिंग से एंड तक देखना। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम शुरू से शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स ये कहाँ से आए। तो अगर आपको थोड़ा ध्यान हो अपनी 8th की, अपने 9th के कुछ साइंस के बारे में, तो आपने एक चीज पढ़ा था, मैटर। ना कि मेटल्स नहीं कह रहा हूं मैं, मैटर कह रहा हूं, मैटर। मैटर आपने पढ़ा था। मैटर भी आपने दो टाइप से पढ़े थे, पहला था प्योर मैटर, दूसरा था इम्प्योर मैटर। अब ये प्योर मैटर क्या था? जो कि सेम टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं, वो प्योर मैटर होते हैं। और इम्प्योर मैटर क्या होते हैं? जो कि दो या दो से ज्यादा पार्टिकल से बने होते हैं, वो इम्प्योर मैटर कहते हैं। और आपने ये भी पढ़ा था कि प्योर के अंदर भी दो चीजें आती है और इम्प्योर के अंदर भी दो चीजें आती है। प्योर के अंदर दो चीजें कौन कौन सी आती है? एलिमेंट और कंपाउंड। और इम्प्योर के अंदर कौन सी आती है? होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। थोड़ा ध्यान करिए, थोड़ा ध्यान करिए। आपने 9th में पढ़ा था, एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ये सब पढ़ा था ना। हाँ, तो ये उन्हीं चीजों में आता है, उन्हीं सब में आता है, प्योर और इम्प्योर मैटर्स में आता है। तो ये प्योर मैटर में आपको एलिमेंट्स और कंपाउंड पता थे। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर भी दो चीजें आती हैं, वो है आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स। और तीसरा भी एक होता है मेटलॉइड। तो यहां से आपका मेटल्स और नॉन मेटल निकल के आया। क्या मैंने बोला? सबसे पहले मैटर था, उससे एक प्योर मैटर बना, प्योर मैटर से एक एलिमेंट बना, और एलिमेंट से मेटल और नॉन मेटल्स बने। तो अब आप 10th में मेटल और नॉन मेटल पढ़ रहे हैं। तो गाइज ये होती है कुछ बेसिक नॉलेज की मेटल्स और नॉन मेटल्स आए कहाँ से। अब फटाफट से इनकी डेफिनेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको मेटल्स की एक बेसिक डेफिनेशन बताता हूँ कि मेटल्स आर द सब्सटेंस विच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मेटल्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, एंड दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर के अंदर। जैसे आपके एग्जाम्पल हैं कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन एंड स्टील। ये सब आपके मेटल के क्या है? एग्जाम्पल्स है। अब नॉन मेटल किसे कहते हैं? तो नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय एक्सेप्टिंग ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब नॉन मेटल्स एक ऐसी एलिमेंट होते हैं जो कि नेगेटिव आयन क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन्स को गेन के द्वारा। मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, लेते हैं। और नॉन मेटल यूजुअली हैव 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। और नॉन मेटल के अंदर यूजुअली 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन ही उनके बाहरी सेल में होती है या आउटर मोस्ट सेल में होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका सिलिकन हो गया या एंटीमनी हो गया, ये सब आपके नॉन मेटल के क्या है? एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर हमने ये तो जाना कि मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे भी ये सब चीजें दे रखी है। जैसे आपको दे रखा है ये नॉन मेटल्स, ये मेटल्स दे रखा है, ये आयोनिक कंपाउंड दे रखे हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर क्या क्या होते हैं? अलॉय होते हैं, मेटलर्जी होता है, कोरोजन होता है, ये सब चीजें दे रखे हैं। तो ये सब आपकी जो स्टार्टिंग का जो आपको एक इंट्रोडक्शन दिया रहता है ना कि हाँ इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं, तो ये सब चीजें आपको यहाँ दे रखी है। लेकिन मैं जो अब आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही डीपली बात बता रहा हूँ, बहुत ही नॉलेजेबल बात बता रहा हूँ, तो इसलिए उन सब चीज़ों को प्लीज़ ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर आप सबसे पहले जानते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में क्या चीज़ें दे रखी है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है अबाउट 118 एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट, देर आर मोर देन 90 मेटल्स, 22 नॉन मेटल्स एंड फ्यू मेटलॉइड्स। मतलब यहाँ पर 118 आपके एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर 90 आपके मेटल्स होते हैं, 22 आपके नॉन मेटल्स होते हैं, और बाकी थोड़े बहुत जो होते हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं।
तो जैसे यहाँ पर आपको नीचे दे भी रखा है कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन और एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, मेटल्स है। अब यहाँ पर हमें एक और नीचे चीज दे रखी है कि मेटल अराउंड अस, हमारे आसपास में किन किन चीजों में क्या होता है, मेटल होता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है पार्ट ऑफ मशीन्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स, मतलब डिफेंस इक्विपमेंट्स या फिर मशीन्स, इन दोनों में ही आपके क्या मेटल्स पाए जाते हैं, जो कि आपके एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं तो आपको मिलते ही हैं। और यहाँ पर दे रखा है मेकिंग ब्रिज, बिल्डिंग, रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, बिल्डिंग्स जिन जिन चीज़ों से बनती हैं वो मेटल से ही बनती है। यहाँ पर लिख रखा है यूटेंसिल्स एंड कॉइन्स, जैसे कॉइन्स आपके होते हैं, ये सब किसके होते हैं, मेटल के ही तो होते हैं आपके। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रेन्स, कार्स, शिप्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स का बनना, कार्स का बनना, शिप्स का बनना, एरोप्लेन का बनना किससे बनते हैं, मेटल से ही तो बनते हैं। ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स किससे बनते हैं, ज्वेलरीज मेटल से ही तो बनते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे दे रखा है कुछ नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है आपके नॉन मेटल्स है। ये सब क्या है आपके नॉन मेटल्स है। अब थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दे रखा है नॉन मेटल्स हम आपके आसपास कैसे कैसे स्थिति में, कैसे स्टेट में पाए जाते हैं, वो सब आपको यहाँ दे रखा है। जैसे आपको दे रखा है कार्बन एज फ्यूल इन न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोड्स एंड ज्वेलरीज, इन सब में क्या कार्बन पाया जाता है, और कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। जैसे ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन, इन फ्यूल कंबशन, आपके रेस्पिरेशन में या फिर फ्यूल कंबशन में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन्स मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड वेजिटेबल्स, घी एज फ्यूल बनाने के लिए, वेजिटेबल घी बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी क्या हाइड्रोजन का यूज करते हैं। नाइट्रोजन इन प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए, जो कि मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था कि वो एयर को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वही यहाँ पर आपको नाइट्रोजन का यूज हमारे आसपास किस टाइप में होता है, प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। एंड इन टायर्स एंड मेकिंग ऑफ एसिड्स, टायर को बनाने के लिए, एसिड्स को बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए, ये सभी के लिए आपके क्या नॉन मेटल्स के यूज होते हैं, जो कि आपके आसपास रहते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं। कभी कभार अगर आपका कुछ आसान पेपर बन के आ जाता है बोर्ड का, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। अगर आपका आसान पेपर आएगा तो ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस बताओ। अब ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है कि बोल देगा आपको 3 डिफरेंस बताने, या फिर 5 मार्क्स में भी आ सकता है। ये सीबीएसई के ऊपर डिपेंड है कितने मार्क्स में वो देती है। अदरवाइज अगर सिंपल पेपर आया तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जैसे यहाँ आपको दे रखा है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मतलब ये रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं सिवाय मर्क्यूरी को छोड़ के। मर्क्यूरी को हमने पढ़ा था एक बार, आपने 9th में पढ़ा होगा या फिर अभी 10th में आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में, कि मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो इसीलिए मेटल में सारे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं सिवाय मर्क्यूरी को छोड़ के। और नॉन मेटल में क्या होता है, एक्सिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स, ये नॉन मेटल तीनों स्टेट में एक्सिस्ट करते हैं। जैसे क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन सॉलिड, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स के क्या है, एग्जांपल्स है कि इन तरीके में भी ये सब क्या एग्जिस्ट करते हैं। गैस में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में भी एग्जिस्ट करते हैं। क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन क्या है, सॉलिड, और ये सब क्या है, नॉन मेटल है। अब यहाँ पर दे रखा है आपको डक्टिलिटी और मैलिबिलिटी, मतलब इसको आप थिन शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और थिक वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल को ऐसा नहीं कर सकते। वैसे सोनोरस और लस्ट्रस, ये लस्ट्रस होते हैं, सोनोरस होते हैं, मतलब चमकीले होते हैं, चमकदार होते हैं, ये वैसे नहीं है, ये शाइनी नहीं होते हैं सिवाय आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़ के, ये दोनों ही शाइनी होते हैं नॉन मेटल में। इन दोनों को छोड़ के बाकी कोई भी नॉन मेटल शाइनी नहीं होता है। तीसरा आपको दे रखा है आपको जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, कैल्शियम एंड गैलियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इनके पास जनरली मेटल में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन कैल्शियम और गैलियम में लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। वहीं नॉन मेटल में क्या है, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड, मतलब इनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है सिवाय डायमंड को छोड़ के, डायमंड के पास लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और यहाँ पर आपको और क्या दे रखा है, जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होते हैं ये मर्क्यूरी को छोड़ के सिवाय, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं सिवाय ग्रेफाइट को छोड़ के। वैसे यहाँ पर दे रखा है हाई डेंसिटी
एंड सोडियम एंड पोटेशियम हैज लो डेंसिटी। वैसे तो इनके पास हाई डेंसिटी होती है, घनत्व इनका ज़्यादा होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम में इनका डेंसिटी कम होता है। और वहीं नॉर्मल की बात करें तो इनके अंदर लो डेंसिटी ही रहता है। वहीं अगला पॉइंट है मेटल ऑक्साइड कैन बी बेसिक और एम्फोथेरिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड बेसिक और एम्फोथेरिक हो सकते हैं नेचर में। और इधर लिखा हुआ है ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर जनरली एसिड इन नेचर। ये एसिड होते हैं नेचर में, वाइल अ फ्यू आर नेचुरल ऑक्साइड्स। ठीक है, और नीचे आप दो और पॉइंट दे रखे हैं। मैनी मेटल्स डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। मतलब कई सारे ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो कि हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मेटल में एक और यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी दे रखी है कि मेटल ऑक्साइड आर आयोनिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड आर कोवेलेंट इन नेचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको अच्छे से याद कर लेना कि मेटल ऑक्साइड आयोनिक होते हैं नेचर में, नॉन मेटल ऑक्साइड कोवेलेंट होते हैं नेचर में। ठीक है, तो गाइज ये तो था कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अब इनकी थोड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दे रखा है। जैसे आप मेटल का एयर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है कि अगर मेटल का आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट भी दे रखी है, इसको भी एक बार ध्यान से पढ़ लेना। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको पूरे इस पीडीएफ को जरूर देख लेना। ये सपोर्ट मटेरियल से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो ये आपके क्लास की सपोर्ट मटेरियल है ना, मैं उसी से ही आपको ये इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, जो कि आपके सपोर्ट मटेरियल में है, वैसे भी अवेलेबल है। और वो जो स्टेटमेंट थी वहां पर सेम ही चीज लिख रखी थी कि अगर मेटल को या फिर लिख रखे है सोडियम को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो सोडियम ऑक्साइड बना देगा, या फिर अगर आप आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर आपको दे रखा है इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एम्फोथेरिक ऑक्साइड आता है और एक एनोडाइजिंग ऑफ मेटल आता है। इनको भी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। These are metals oxide which react with both acid as well as base to produce salt and water। मतलब ये ऐसे मेटलिक ऑक्साइड होते हैं जो कि रिएक्शन करते हैं दोनों के साथ, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, और दोनों के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। और ऐसे ही कुछ हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने वो चैप्टर 2 की वीडियो नहीं देखी है या चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके उन्हें देख लेना, ताकि वहां से भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि आपको इस चैप्टर में दे रखा है और आपको काम भी आएगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे इस चैप्टर को। तो इसलिए पहले उन दोनों वीडियो को भी जरूर देख लेना। तो जहां पर आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है ZNO या फिर Al2O3, ये सब आपका एग्जाम्पल है। और यहाँ पर आपको रिएक्शन भी दे दी है। जैसे Al2O3 एक मेटल है, इसको 6HCl, तो मैंने HCl आपको क्या बताया था पिछले चैप्टर में कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वहीं आपने AlO3 का HCl के साथ रिएक्शन करवाया तो ये क्या बना, AlCl3 और H2O बना। मतलब यहाँ पर एल्यूमिनियम ने क्लोरीन के साथ क्या कर लिया, अपना जोड़ा बना लिया, साथ ही उसके साथ वो आ गया, एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ आ गया। और यहाँ पर आपका H बचा था और यहाँ पर O बचा था, तो ये आपका HO के साथ मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O बन गया, और एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ मिलके क्या बन गया, AlCl3, जो कि आपका एक सॉल्ट होता है, वो बन गया। तो वही इसमें बताया गया है कि ऐसे मेटलिक ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। भाई नीचे दे रखे हैं आपको एनोडाइजिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, इन एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम इज मेड एनोड एंड ग्रेफाइट एज कैथोड। Oxygen gas is released by the electrolysis of sulfuric acid which react with aluminium to form a thick protective oxide layer on the surface of metal। मतलब इन एनोडाइजिंग के अंदर एल्यूमिनियम इज मेड एनोड, एल्यूमिनियम एनोड बनाता है और ग्रेफाइट कैथोड बनाता है, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा क्या होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो रिएक्शन करवाई जाती है उसे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन कहते हैं। तो वही आपका यहाँ पर दे रखा है कि इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड क्या करती है, रिलीज ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, एंड विच रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू फॉर्म अ थिक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड, जो कि एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके एक थिक मतलब एक मोटी ऑक्साइड लेयर
सरफेस के मेटल के सरफेस के ऊपर बना देती है और उसी को हम एनोडाइजिंग ऑफ मेटल कहते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि अभी नहीं समझे, लेकिन ये बहुत ही सिंपल से चीज़ें हैं जो कि आप समझोगे तो यही सब चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती है और इन्हीं सब चीज़ों से आप क्या करते हो, मार्क्स स्कोर करते हो। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुने। और मैं हर बार कह रहा हूँ और इस बार भी कहता हूँ कि प्लीज़ एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो एक बार प्लीज़ पढ़ लेना। अगर आपके पास अभी टाइम है तो प्लीज़ एक बार जरूर पढ़ ही लेना, बेशक शॉर्ट में सही, लेकिन एनसीईआरटी भी पूरी पढ़ लेना, क्योंकि एनसीईआरटी के भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना बिल्कुल कि वो ही उठा के डायरेक्ट एग्जाम में डाल देते हैं। और एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा रहता है आपके एग्जाम के पर्पज से। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना है, अगर टाइम है तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं रिएक्शन विद वाटर। मेटल का अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा। मेटल रिएक्ट विद वाटर डिफरेंटली, नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। मतलब जो मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ अलग तरीके से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और जरूरी नहीं कि सभी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करें, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। जैसे यहाँ पर आपको दे भी रखा है कि रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। जो ऐसे मेटल्स जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो आपके Na हो गया, K हो गया, C हो गया, मतलब सोडियम हो गया, पोटेशियम होगा और कैल्शियम हो गया। और वही मेटल्स जो कि आपके स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो आपका आयरन हो गया और एल्यूमिनियम हो गया। और वही मेटल्स जब आपके वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो आपका मैग्नीशियम होगा। और ये एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, या फिर ऐसा कौन सा मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कौन सा मेटल है जो कि हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो इन सब चीजों को भी जरूर अच्छे से याद रखना। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आपको एक रिएक्शन भी दे रखी है कि के को, मतलब पोटेशियम को अगर आप वाटर के साथ क्या करोगे, ऐड करोगे, तो यहाँ पर आपको क्या देगा, ये KOH देगा और H2 गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा। वहीं पर आपको तीनों यहाँ पर आपको रिएक्शन दे रखी है कोल्ड वाटर के साथ, अगर तीनों को रिएक्ट करोगे तो ये आपको प्रोड्यूस करेगा। वहीं नीचे जाओगे तो नीचे यहाँ पर आपको दे रखा है कि अगर एल्यूमिनियम और आयरन जो कि मैंने आपको बताया था जो कि स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, उनको अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर आपको हर एक चीज के एग्जाम्पल दे रखे हैं, बस कुछ नहीं करना है, आपको इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना है। मैं आपको इसके बस इंपॉर्टेंट चीजें ही बताना वाला हूँ, तो इसीलिए मैं ज्यादा आपको नहीं डीपली इसमें बताऊंगा। और आगे बढ़ते हैं, आगे हम जानते हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। अब मेटल का डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा। मोस्ट मेटल रिएक्ट विद HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब बहुत से ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करता है, रिलीज करता है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर नीचे दे भी रखा है कि एक मेटल आपका मैग्नीशियम, उसके साथ डाइल्यूट एसिड जो कि HCl है आपको ऐड करना है, ऐड कर दिया आपने, तो ये आपका MgCl2 प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। MgCl2 यहाँ पर अब क्या है, आपका ये सॉल्ट है, और H2 क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो ये आपका क्या करते हैं, मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो अब यहीं नीचे बढ़ते हैं, नीचे हम जानते हैं यहाँ पर एक और चीज दे रखा है विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब डाइल्यूट एसिड तो था ही, लेकिन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी होता है एक। अब वो क्या होता है ये भी जान लो। As metal react with dilute nitric acid, hydrogen gas produced in oxidizing to water and Mg and Mn are exceptions। मतलब आपके ऐसे मेटल्स जो कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, वाटर को ऑक्सीडाइज्ड करके ये क्या हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक मेटल है मैग्नीशियम, अब उसमें आपने एक नाइट्रिक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाल दिया जो कि आपका HNO3 है। तो अगर आप इन दोनों का रिएक्शन कराओगे तो ये आपका MgNO3 प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि आप किसी भी मेटल का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपका हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता ही करता है। ठीक है, और नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको एक और चीज दे रखा है रिएक्शन विद अदर मेटल कंपाउंड्स। मतलब अगर आपका यही मेटल किसी और मेटल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाएगा। जैसे आपको दे रखा है मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन, दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट
किसी भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं उसके कंपाउंड्स के एक्सचेंज के द्वारा। और यही कुछ डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, अगर आपने चैप्टर फर्स्ट की मेरे वीडियो वो देख रखी है तो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की भी यही डेफिनेशन होती है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। अब नीचे एक बार जानते हैं और देखते हैं यहाँ पर आपको रिएक्टिविटी सीरीज, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रिएक्टिविटी सीरीज, और पूरे केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं मानता हूँ इसे, क्योंकि ये पूरी केमिस्ट्री में आपको हर जगह काम आता है, हर जगह, मतलब हर चैप्टर में आपको इसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है, हर एक रिएक्शन में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज है क्या भैया, और ये हम इसे याद कैसे करें ये भी बताना हमें। तो देखो सबसे पहले हम जान लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, मतलब ये एक मेटल्स का अरेंजमेंट है उनके डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के अनुसार, मतलब उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा से कम 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 हो रही है, और वही आपका मेटल्स का अरेंजमेंट आपका क्या कहलाता है, रिएक्टिविटी सीरीज कहलाता है। जैसे आपको दे रखा है के, सबसे टॉप पर आपको क्या दे रखा है के, जो कि आपको पोटेशियम होता है, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, जिंक, Zn आपका है Fe आयरन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg ये आपका मर्क्यूरी होता है, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब सबसे जो ज्यादा रिएक्टिव आपका एलिमेंट होता है ना वो पोटेशियम होता है, और सबसे जो कम होता है वो आपका गोल्ड होता है। अब इसको याद कैसे करें भैया, हमें ये बताओ, अब इसे याद करना हो तो कैसे करें। तो देखो इसके लिए बहुत सारे आपको ट्रिक्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे, कई जैसे कोई हिंदी में कोई ट्रिक बना के बता सकता है आपको, कोई इंग्लिश में भी आपको कोई ट्रिक बना के बता सकता है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप उसे याद कर सकते हैं। यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स मिल जाएंगे इनको याद करने का, तो आप वहां से इनको याद कर सकते हैं। अगर मेरी बात करोगे तो मैंने तो इनको डायरेक्ट ऐसे इनके साइन से ही याद कर लिया था, इनके नाम से याद कर लिया था, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। मैंने इसके लिए कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं लगाई थी, मेरे को ऐसे ही याद हो गया था। बाकी अगर आपको कोई ट्रिक देखनी है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज की कुछ ट्रिक्स बता दीजिए। अदरवाइज अभी कुछ समय बाद मैं इसके ऊपर भी एक बेस्ट ट्रिक लेकर आने वाला हूँ आप लोग के लिए, इस पर रिसर्च कर रहा हूँ मैं, जो थोड़ी अच्छी हो, जो कि आपको सिंपल से समझ में आ जाए, तो इसीलिए उस पर मैं भी काम कर रहा हूँ। बाकी अभी मैं आपको नहीं बता सकता, तो मैंने तो इसको नॉर्मली ऐसे ही याद करा था इनके साइन के और इसके नाम के पर्पज से। बाकी आप चाहें तो ट्रिक देख के भी इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। नीचे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको दे रखे हैं ये जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, जो कि आपका मिनरल्स है, और हैं आपके गैंग पार्टिकल्स हैं, मेटलर्जी है, ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस वीडियो को पूरी देखना गाइज, और खत्म ही होने वाली है, तो इसीलिए प्लीज एंड तक बने रहिए और इन टॉपिक्स को भी जान ही ले। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दे रखा है मिनरल्स के बारे में। तो कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट कैन बी टर्म्ड एज मिनरल, मतलब अर्थ क्रस्ट पे पाए जाने वाले ऐसे मेटल्स जिन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। मतलब अर्थ क्रस्ट पे जितने भी मेटल्स पाए जाते हैं उन्हें हम मिनरल्स का नाम देते हैं। अब ये ओर्स क्या होते हैं, तो उसकी मैं अपने तरफ से एक सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो दीज मिनरल्स विच कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स कॉल्ड ओर। मतलब ऐसे मिनरल जो कि हाई परसेंटेज पे क्या मेटल को मेटल उनके अंदर पाया जाता है, मतलब ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर हाई परसेंटेज पे मेटल पाया जाता है और उसी मेटल को प्रॉफिटेबली हम क्या करते हैं, बेचते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब बाकी इधर दे रखा है आपको गैंग पार्टिकल्स किसे कहते हैं। ओर आर फाउंड मिक्स्ड विद अर्थली इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल, सैंड एक्सेट्रा नोन एज गैंग। मतलब जो ओर होते हैं वो पूरे प्योर तो आते नहीं है, तो उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती है, जो कि सॉइल हो गया या फिर सैंड हो गया, ये सब आपके इन टाइप्स में आपको डस्ट पाए जाते हैं। किसके अंदर, ओर के अंदर। तो वही जो डस्ट पाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, गैंग पार्टिकल्स कहते हैं या फिर गैंग कहते हैं सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नीचे एक और दे रखा है मेटलर्जी। अब ये मेटलर्जी क्या है इसको जान लेते हैं। तो मेटलर्जी इट इज द स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर। मतलब ये ओर से स्टेप बाय स्टेप मेटल को निकालने को क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। अब ये मेटलर्जी के अंदर भी तीन चीजें आती हैं। एक होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर,
ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम एनरिच्ड ओर, या फिर रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल टू ऑब्टेन प्योर मेटल। ठीक है, तो ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। और तो इसके बाद यहाँ पर आपके इस चैप्टर में एक ऐसे कुछ टॉपिक्स नहीं है बचे हैं जो कि आपके एग्जाम में ना पूछे जाएं। बाकी तो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। हाँ, इस डायग्राम को देख लेना ध्यान से। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम इन योर चैप्टर। ये चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसके ऊपर से क्वेश्चन बन के आएंगे ही आएंगे, बहुत ज़्यादा से चांसेस है, क्योंकि इसमें से आपके अप्रोक्सीमेटली 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन से बन के आ जाएगा। आपको बोलेगा कि इसका एक लेबल्ड एक अच्छा सा डायग्राम बनाओ, और कैथोड का बोल देगा रिएक्शन बताओ, एनोड का क्या रिएक्शन होगा ये बताओ, कौन सा इसके अंदर सोल्यूशन पाया जाता है ये बताने का बोलेगा, और आपको पूरा बोलेगा कि पूरा डायग्राम को क्या कर दो, डिस्क्राइब कर दो। तो इसीलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना, आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। बाकी मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल ही दूंगा, तो वहां से भी आप देख लेना। और बाकी तो इसमें बहुत चीजें मैंने आपको सब बता ही दिया। बाकी यहाँ पर एक कोरोजन है लास्ट, ये भी देख ही लो। मेटल्स आर अटैक्ड बाय सब्सटेंस इन सराउंडिंग लाइक मॉइस्चर, एसिड्स एंड मोस्ट एयर। मतलब मेटल्स, ऐसे मेटल्स जिनके ऊपर मॉइस्चर या फिर एसिड या फिर मॉइस्ट एयर का अटैक होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है सिल्वर, इट रिएक्ट विद H2S इन एयर फ्रॉम सिल्वर सल्फाइड एंड आर्टिकल्स बिकम ब्लैक। जब सिल्वर H2S जो कि एयर में आपको प्रेजेंट रहता है उसके साथ रिएक्ट करता है तो ये ब्लैक पड़ जाता है, और वही आपका क्या होता है, कोरोजन कहलाता है। ठीक है, और नीचे दे रखा है ये कॉपर का भी दे रखा है। कॉपर जब रिएक्ट करता है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, तो ये ग्रीन कोट की तो ग्रीन कलर की क्या कोटिंग चढ़ जाती है इसके ऊपर, जो कि कॉपर कार्बोनेट बनाता है इसे। तो वही आपका क्या, कोरोजन कहलाता है। आयरन का भी दे रखा है कि जब आयरन के ऊपर एक ब्राउनिश फ्लैकिक सब्सटेंस आ जाता है, कोटिंग हो जाती है उसके ऊपर, तो वो रस्ट कहलाता है, जो कि बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग इन आयरन। और आयरन जब एयर के कांटेक्ट में या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो दोनों से ही ये रस्टिंग हो जाता है, जिसे ही आप क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। ये कोरोजन जो आपका टॉपिक है, ये चैप्टर 2 में भी ये था या चैप्टर 1 में भी था, तो वहां से भी आप एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेना। बाकी मैंने आपको जितने हो सके इससे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दिया है, और इसके अलावा इस चैप्टर से तो और शायद नहीं आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को जहाँ तक पता है तो इस चैप्टर से बस शायद आई थिंक इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और ये आपका कुछ डिस्क्रिप्शन है इस पूरे चैप्टर का कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दे रखी है, तो इसको भी एक बार ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने जितने ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने भाई बहन जो कि आपके 10th क्लास में है उसे ज़रूर शेयर कर देना। और प्लीज़ प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट कर लेना मेरे क्लास 10th के। मैंने उसमें फर्स्ट चैप्टर के भी, सेकंड चैप्टर के, दोनों चैप्टर के आपको शॉर्ट समरी डाल रखी है, तो वो भी देख लेना। और अगर आप ऐसी वीडियोस और चाहते हैं जो कि आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस इस पर बनाते रहूं और आपको मेरी वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और गाइस वीडियो कैसे लगी हो प्लीज़ एक बार कमेंट भी कर देना कि हाँ भैया आपकी ये बताए गए शॉर्ट समरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है एग्जाम के पर्पज से। तो इसीलिए गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलता है वीडियो के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय।